दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इस वीडियो में आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 6 अंगों के गठन, भूमिका, कार्यप्रणाली और अधिकार के बारे में जानेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उनके गठन, कार्यप्रणाली, अधिकार और भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 3 अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो हैं वो इस तरह से हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम महासभा यानी जनरल असेंबली के बारे में जानेंगे। दोस्तों महासभा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और ये सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण अंग है। आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये कहा गया है कि महासभा का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को मिलाकर होगा और इसी कारण महासभा संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में सर्वाधिक बृहद और महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक विचारक हैं आइकेल बर्गर। आइकेल बर्गर कहते हैं कि ये विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है और एक अन्य विद्वान इसे मानव समाज के चेतना का केंद्र कहते हैं। आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतया वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। और इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट या ह्यूमन पार्लियामेंट का है। आज भी दुनिया के कई राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन इसके जो भी सदस्य हैं ये पूरी वैश्विक जो हमारा समुदाय है, विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। महासभा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सूमा ने महासभा को संसार की नगर सभा कहा है। एक सीनेटर वांडेनबर्ग रहे, इन्होंने महासभा को विश्व की लघु संसद कहा है और आइकेल बर्गर ने महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है जो सितंबर माह में आरंभ होता है और महासभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1946 में आयोजित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रमुख अंग है। इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बना हुआ है। इसमें कुल 193 सदस्य राज्य हैं और इसकी सदस्य संख्या को देखकर इसकी सार्वदेशिक विशेषता का अनुभव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसके प्रतिनिधित्व की बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को महासभा में अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने के समय एक देश का, चाहे वो कितना ही बड़ा राष्ट्र हो या छोटा हो, एक ही वोट इसका समझा जाता है। महासभा की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानते हैं तो चार्टर के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, एक वोट देने का अधिकार है और महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है, जबकि इससे भिन्न प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकार और कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है।
दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो विचाराधीन विषय हैं उन पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, लेकिन जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं करती है। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों के मुताबिक महासभा के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करने के साथ संघ के अन्य अंगों और परिषदों के सदस्यों का चुनाव करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना, निशस्त्रीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार करना और सिफारिश करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना और उस स्थिति को छोड़कर जहां किसी विवाद पर चर्चा सुरक्षा परिषद के द्वारा की जा रही हो सिफारिश करना, चार्टर के प्रावधानों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अंग की शक्तियों कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर विचार करना, और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और संहिताकरण, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और सामाजिक आर्थिक मानवीय सांस्कृतिक शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन शुरू करना और सिफारिश करना, साथ ही साथ विभिन्न देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों को दुष्प्रभावित करने वाली किसी भी स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सिफारिशें करना और सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के रिपोर्टों पर विचार करना, ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य हैं। दोस्तों, चार्टर के अनुसार महासभा के दो तरह के कार्य होते हैं, एक ऐच्छिक कार्य और दूसरा अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो खतरे हैं उनको दूर करना, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना करना है। ये सभी कार्य ऐच्छिक श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि जो अनिवार्य कार्य हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना, ट्रस्टीशिप का निरीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से जो है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में जांच करना, ये सारी चीज़ें महासभा के कार्यों में हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा महासभा को बड़े व्यापक और विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूरी तरह से जो घरेलू और आंतरिक मामले हैं वही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, नहीं तो जो भी वैश्विक मुद्दे हो सकते हैं उन सभी पर विचार करने की शक्ति महासभा की है। दोस्तों, महासभा की कुछ समितियां हैं। महासभा अपना कार्य संचालन 6 प्रमुख समितियों के अंतर्गत करती है। आप जान लीजिए, इसमें निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, प्रशासनिक और बजट समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति और कानूनी समिति शामिल हैं। और आप जान लीजिए कि ये जो समितियां हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि महासभा अपना कार्य इन्हीं समितियों के द्वारा करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव रहा है, आप जानते भी होंगे। वैश्विक शांति की स्थापना में महासभा को उपयोगी बनाने के लिए यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन यानी शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में स्वीकार किया गया था। महासभा के प्रस्ताव संख्या 377 5th को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है और महासभा का ये प्रस्ताव उस दशा में विशेष अधिकार प्रदान करता है जब किसी विषय पर सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों में सहमत न बन पाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहती है। तो महासभा इस मामले पर विचार करेगी। यदि उस समय महासभा सत्र में नहीं है तो वो आपातकालीन विशेष सत्र के जरिए इस मसले पर विचार कर सकेगी। और याद रखिएगा, अब तक महासभा 11 आपातकालीन विशेष सत्रों का आयोजन कर चुकी है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की 5 प्रमुख धाराएं हैं। इन धाराओं को जानना बहुत जरूरी है। पहला है, सुरक्षा परिषद अपने 9 सदस्यों के मतों के जरिए या महासभा अपने सदस्यों के बहुमत के जरिए
24 घंटे की अल्प सूचना के आधार पर महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र अधिवेशन बुलाना सुनिश्चित करेगी। इस प्रस्ताव के जरिए 5 अस्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की जा सकेगी और इस आयोग का कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उपस्थित होने की दशा में जब शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना हो तब निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। और प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से ये आग्रह किया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराएं, इसके साथ आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित करें। प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से ये आग्रह किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ी को प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करें। प्रस्ताव के जरिए एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करता है। तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो है महासभा का महत्व सुरक्षा परिषद की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। आपसी विवादों को दूर करने में महासभा द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसके इसके शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। और सुरक्षा परिषद में कई बार निषेधाधिकार का प्रभाव होता है, तो वो कार्य नहीं कर पाती है। और आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में जो निरंतर वृद्धि है, इसके आकार और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रही है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है, जो इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए है। और सुरक्षा परिषद के साथ महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। तो इस तरह से महासभा जो है आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण बना हुआ है और ये पूरी दुनिया के देशों की एक सशक्त आवाज़ है। 193 देश महासभा के सदस्य हैं और सभी देश चाहे छोटे बड़े हों, उनको एक मत का अधिकार देकर सबके समानता के आधार पर महासभा का गठन किया गया है। अब आइए सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रहरी माना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालकीय अंग है। सिक्योरिटी काउंसिल आप जान लीजिए कि ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालकीय अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत छोटा सा सदन है, लेकिन इसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा काफ़ी व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 5वां अध्याय अनुच्छेद 23 से 32 सुरक्षा परिषद से संबंधित है। आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं ने विश्व संस्था की जो संपूर्ण शक्ति है वो सुरक्षा परिषद में निहित की है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है और महासभा की अपेक्षा बहुत छोटा होने के बावजूद इसकी शक्तियाँ बहुत अधिक हैं। सुरक्षा परिषद के संबंध में कुछ विचारकों के कथन जो हैं, पामर और पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है और डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों, डेविड कुशमैन कहते हैं कि ये दुनिया का पुलिसमैन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये इसका हृदय है और ये भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग कार्य कर रहे हों या न कर रहे हों और कोई भी समय कैसा भी हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती रहती है। सुरक्षा परिषद का गठन या संगठन किस तरह से है, इसको जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य होते थे, लेकिन बाद में 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों को मिलाकर कुल 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। दोस्तों, महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जिन क्षेत्रों से करती है उसमें 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका से और शेष 2 का चयन पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से किया जाता है।
सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली किस तरह से है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का लगातार कार्य करने वाला निकाय है। ये अस्थायी तौर पर हमेशा सत्र में होता है, इसीलिए सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालकीय अंग कहा जाता है। परिषद की बैठक 14 दिन में एक बार होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में अल्प सूचना यानी 24 घंटे की सूचना पर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। परिषद में प्रक्रिया संबंधी मामलों में जो निर्णय होता है उसमें 9 मतों की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया संबंधी विषय में सुरक्षा परिषद की बैठक का समय या स्थान निर्णय करना, कार्रवाई चलाने के नियम, इसके सहायक अंगों की स्थापना करना और सदस्यों को इसकी बैठक में शामिल करने के लिए निमंत्रित करना, ये शामिल होता है। सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के लिए 9 स्वीकारात्मक मत यानी 9 पॉजिटिव जो मत हैं उसके साथ ये आवश्यक है कि 5 अस्थायी सदस्य भी उस निर्णय को सहमति प्रदान करते हों। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति प्राप्त है और वीटो की शक्ति ये केवल 5 अस्थायी सदस्यों को ही प्राप्त होती है। और आप जान लीजिए सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के तहत सुरक्षा परिषद की कार्य और शक्तियों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसको देखते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है किसी भी ऐसे विवाद की स्थिति की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को प्रोत्साहन मिलता हो। तीसरा है ऐसे विवादों को सुलझाने के तरीकों के संबंध में सिफारिश करना। चौथा, हथियारों को विनियमित करने वाली व्यवस्था कायम करने के लिए योजना करना। पांचवा है वैश्विक शांति को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की रूपरेखा सुनिश्चित करना। छठा, वैश्विक स्तर पर आक्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए सदस्य देशों से आर्थिक प्रतिबंध और अन्य उपायों को लागू करने के लिए आह्वान करना। सातवां है कोई आक्रामक देश जो है उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई और नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सिफारिश करना। आठवां, रणनीतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप कार्यों को प्रयोग में लाना। नौवां है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए महासभा को सिफारिश करना। दोस्तों, एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि चार्टर के अनुच्छेद 109 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का भी जो है समर्थन आवश्यक है। तो ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके द्वारा जो है जो मुद्दे इनके समझ में नहीं आते हैं उन पर ये बार बार वीटो का प्रयोग करते हैं। तो कई बार होता ये है कि वीटो पावर जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को दी गई है उससे कार्य किया नहीं जाता बल्कि उनको रोका जाता है। सुरक्षा परिषद और महासभा में पारस्परिक संबंध क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद और महासभा आप जानते हैं दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। महासभा को संयुक्त राष्ट्र की संसद तो सुरक्षा परिषद को इसका कार्यपालिका अंग कहा जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में आपस में मिलकर कार्य करती हैं। ये कार्य कौन कौन से हैं इसको जानना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए उस प्रार्थना पत्र पर सुरक्षा परिषद की सहमति के साथ महासभा द्वारा निर्धारित बहुमत के जरिए निर्णय लेना जरूरी है। सदस्यों के निष्कासन और निलंबन के विषय में महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर कार्य करती हैं। सुरक्षा परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजती है। सुरक्षा परिषद के बजट को महासभा पारित करती है और जब सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहती है तो महासभा इस विषय के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा परिषद बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बनाया है और कुछ विद्वानों का मानना है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में मात्र खिलौना है और लेकिन महासभा के पास जो है इस तरह से कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है। लेकिन
होता ये है कि 3 नवंबर 1950 का जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है उसने महासभा को बहुत सारी शक्तियां दी हैं। फिर भी सुरक्षा परिषद जो है वो इसलिए नहीं इसकी भूमिका ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है क्योंकि इसमें दुनिया की 5 महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व है और दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हो सकता है, उसके लिए इन 5 की आवश्यकता होती है। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अंग न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल के संगठन और भूमिका के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 12वां अध्याय अनुच्छेद 75 से 85 न्यास परिषद से संबंधित हैं और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था की स्थापना करेगा जो समझौते के द्वारा संपादित होगी। न्यास परिषद का उद्देश्य क्या है, इसको जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार न्यास परिषद के जो उद्देश्य हैं वो कुल 4 उद्देश्य हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। दूसरा, जाति, भाषा, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना। उसमें ये भाव जगाना कि विश्व व्यवस्था में सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीसरा, लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देने के साथ स्वशासन और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों और उनके नागरिकों को सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों में समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना है। न्यास पद्धति के जो कार्य हैं उसमें चार्टर के तहत न्यासी प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में प्रशासनिक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना और विचार करना, साथ ही साथ प्रशासनिक प्राधिकरणों के परामर्श से याचिका की जांच करना और न्यासी क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर दौरा करना शामिल है। आप जान लीजिए कि न्यास परिषद जो है ऐसे राज्य हैं जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है। ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, ऐसे राज्य चीन, फ्रांस और सोवियत संघ यानी रूस हैं और उतने दूसरे सदस्य जितने न्यासी प्रदेशों का शासन प्रबंध चलाने वाले और न चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त होते हैं। दोस्तों, न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अब उसकी सदस्यता घट गई है। उसमें अब सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें अपने प्रक्रिया नियमों में संशोधन कर लिया है ताकि जब जहां जरूरी हो उसकी बैठक की जा सके। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में जानते हैं, सेक्रेटरीट के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है ये 6 अंगों में से एक है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक अस्थायी संस्था है। सचिवालय महासभा द्वारा निर्धारित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संपादन करता है। सचिवालय का संगठन किस तरह से होता है तो आप जान लीजिए। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक निकाय है। महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी सचिवालय का प्रमुख होता है। महासचिव द्वारा सचिवालय के कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। महासचिव के बारे में जानते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी है या हेड है वो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। महासचिव के जो कार्य हैं वो ये हैं कि चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है और उन सभी कार्यों को संपादित करता है जो इन अंगों के द्वारा महासचिव को सौंपे जाते हैं। महासचिव दोस्तों सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहते हैं और ये सचिवालय का मुख्य संचालक भी होता है। अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव संगठन के काम पर महासभा के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अनुच्छेद 99 के अनुसार महासचिव
किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली रहे हैं, नॉर्वे के। 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल था। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के रहे। यू थांट तीसरे म्यांमार के। चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम रहे, ऑस्ट्रिया के। जेबियर पेरेस डी क्यूलर, ये पेरू के थे, 5वें महासचिव रहे हैं। बुतरस घाली मिस्र के थे, ये संयुक्त राष्ट्र के 6ठे महासचिव थे। कोफी अन्नान घाना के रहे, ये 7वें महासचिव। 1997 से 2006 इनका कार्यकाल रहा। 8वें महासचिव वान की मून रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रहे, 2007 से 2016 तक। और एंटोनियो गुटरेस जो हैं, ये पुर्तगाल के हैं, 2017 से अब तक महासचिव रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटरेस को, आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2022, 17 से 22 तक रहा, और 1 जनवरी 2022 से 2026 तक के दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। और गुटरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ था, और गुटरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक 1 दशक तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के 5वें प्रमुख अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 10 अनुच्छेद 61 से 72 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के समग्र प्राधिकार के तहत संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का समन्वय करती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और नीतिगत सिफारिशों का निर्माण करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करते हुए परिषद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। और परिषद गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के साथ परामर्श करती है, और इस रूप में ये संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज के बीच संबंध को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो 54 है, जो 3 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। परिषद या संयुक्त राष्ट्र जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये एक अस्थायी संगठन है, संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। परिषद वर्ष भर के दौरान समय समय पर अपनी बैठक का आयोजन करती है। परिषद द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई में एक बड़े अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, और इस दौरान मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर चर्चा करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, चार्टर के अनुसार जो आर्थिक और सामाजिक परिषद हैं, उनके कार्यों में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अध्ययन करती है, रिपोर्ट बनाती है, और किसी भी ऐसे मामलों के संबंध में महासभा संयुक्त राष्ट्र के संबंधों तथा संबंधित विशेषीकृत एजेंसियों को सिफारिश कर सकती है। ये सभी के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान और पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिश कर सकती है, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद अपनी क्षमता के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित अभिसमयों का आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है, और परिषद सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद को प्रार्थनाएं प्रेषित कर सकती है और सहायता कर सकती है। इसके अलावा परिषद जनरल असेंबली या महासभा की संस्तुतियों के पालन के लिए वे सभी कार्य संपादित कर सकती है जो इसकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ महासभा के अनुमोदन के उपरांत परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। इन कार्यों के अलावा परिषद उन कार्यों को भी संपादित करेगी जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अन्यत्र निर्दिष्ट हैं या जो महासभा द्वारा इसको सौंपे जाते हैं।
तो वस्तुतः जो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो एक विभिन्न विशिष्ट अधिकारों की गतिविधियों में समन्वय करना है और गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करके आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है और ये सभी प्रकार से लोगों के जीवन में सुधार करने का प्रयास करती है। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के अंतिम जो अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ये विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 14 अनुच्छेद 92 से 96 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है जो कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करता है और राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। वे सभी देश जो न्यायालय के सदस्य हैं किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की स्थापना 1945 में हुई और ये अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से बाहर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किस तरह से होता है इसको जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 रखी गई है। आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके सदस्यों की या न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायालय में किसी एक देश से एक से अधिक न्यायाधीशों का चुनाव नहीं हो सकता और किसी न्यायाधीश के चयन के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। और न्यायालय में हर 3 साल में 1/3 न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं और यदि किसी न्यायाधीश की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है तो शेष कार्यकाल के लिए नए न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है। और आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कुल 70 अनुच्छेद हैं। इसमें इनका वर्णन जो है न्यायालय का संगठन अनुच्छेद 2 से 33 में, अदालत की क्षमता अनुच्छेद 34 से 38 में, प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 39 से 64 में, इसकी सलाहकारी राय अनुच्छेद 65 से 68 और संशोधन संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 69-70 में दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्य संचालन और कार्रवाई के लिए जो इसका कोरम या गणपूर्ति है वो 9 है। दोस्तों, न्यायालय के जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत की स्थिति प्राप्त न होने पर सभापति का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। न्यायालय के खर्च का वहन सभी सदस्य देश करते हैं। महासभा प्रत्येक देश के लिए अंशदान का भाग निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी शामिल रहता है और न्यायाधीशों का वेतन महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार या ज्यूरिडिक्शन क्या है? तो आप जान लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिन्हें संबंधित पक्षकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय के कुछ अनिवार्य क्षेत्राधिकार हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित मामले शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति के रूप और परिणाम शामिल हैं। संधि की व्याख्या और कोई ऐसा तथ्य जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। राज्य न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वयं घोषणा करके स्वीकार कर सकते हैं और न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों को परामर्श देने का कार्य भी करता है। महासभा और सुरक्षा परिषद किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग और विशेष अभिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग पर बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों, न्यायालय द्वारा कानूनों का जो प्रयोग किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो वाद पेश किए जाते हैं उन पर वो निर्णय करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं इनकी कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी जब से इसने जन्म लिया है इसके द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया गया है। न्यायालय के समक्ष राज्य ही वादी और प्रतिवादी होते हैं और आप जान लीजिए कि इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है कई बार संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कानूनी सलाह ली है। सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं ने इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया। सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं ने प्रायः कानूनी मामलों पर न्यायालय की राय न लेकर कानूनी बातों के संबंध में राजनीतिक भावना से ही कार्य किया है। और कश्मीर का मामला हो, स्वेज नहर का मामला हो, ये कानूनी प्रश्न थे लेकिन उनके संबंध में जो निर्णय है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। तो इस प्रकार से आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 6 अंगों के बारे में विस्तार से जाना। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसको भी हमने शामिल किया। आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति के उद्देश्य से गठित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व शांति को खतरे में डालने वाला कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी उभर या पनप सकता है जब उसे एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता या समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोक सकती है या नियंत्रित कर सकती है, और इस संबंध में जो सुरक्षा परिषद के बड़े सदस्य हैं उनको निषेधाधिकार प्राप्त होता है। अधिकतर ये जो कार्रवाई है वो पक्षपात के आधार पर होती है जो संयुक्त राष्ट्र की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती है। संयुक्त राष्ट्र ने कई वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बदलती विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कई महत्वपूर्ण संकटों के सामना करने में भी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें वित्तीय संकट, आर्थिक सामाजिक संकट, इसके अलावा पर्यावरणीय संकट प्रमुख रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अपने अंगों और कई प्रकार के अभिकरणों के माध्यम से वैश्विक शांति में सहयोग के साथ दुनिया के लोगों के विकास के लिए भी योगदान कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व शांति और सुरक्षा के साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सक्रिय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनकी कार्यप्रणाली, गठन, भूमिका और अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।